सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो कायरो पहुंच गए हैं। हमास रात को कल एक बॉम्बिंग हुई बड़े पैमाने पे। इसराइल ने दोबारा हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा कि ये इनका ये डिपो है, यहाँ पे वेपन्स रखे हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें 5-6 लोग उसमें शहीद हुए, उसमें 8 लोग शहीद हुए, 2 उसमें सीरियन बच्चियाँ भी थीं। तो उसके बाद फिर 80 रॉकेट जवाब में हिजबुल्लाह ने फायर किए। ये मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्लाह और नॉर्थ इसराइल और हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान। तो एक बारिश हो गई और उसमें से कई गिरे, कई वो आयरन डोम, अब आयरन डोम भी बिल्कुल वो ख़त्म हो रहे हैं तकरीबन, क्योंकि इतने मिसाइल। और हूतीज़ की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम एक पूरी बरसात जो है वो करने को मिसाइल्स की तैयार हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस चीज़ पर मुआहदा हो जाए। अच्छा, कल वो सुसाइड बॉम्बिंग भी हुई थी सारा। तो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन, देखिए नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन कल शुरू हुआ। कैमला हैरिस को प्रॉपरली प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहाँ पे सदारती उम्मीदवार के तौर पे नामजद किया। कल पहला रोज़ था और प्रेसिडेंट बाइडेन उसमें आए और उन्होंने बड़ी जज्बाती स्पीच की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया कि 2022 में कैमला हैरिस को मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने स्पीच की, और वो भी उनकी शायद सबसे जज्बाती स्पीच थी जब से वो तकरीरें करने लगी हैं। उनको 2016 वाली स्पीच याद आई कि फिर एक खातून के मुकाबले में ट्रंप खड़ा था उस वक्त। हिलरी क्लिंटन बमुकाबला ट्रंप और अब कैमला हैरिस बमुकाबला ट्रंप होंगे। तो उन्होंने ट्रंप को भी, उनके भी लत्ते लिए तकरीर में। कैमला हैरिस को भी खूब उन्होंने तारीफ़ें की, बहुत उन्होंने कहा कि ये मेरे सारे जो ड्रीम्स हैं ये कैमला पूरे करेगी आके, क्योंकि ये खातून सदर होगी और ये सारा। और उसके आज जो है वो ओबामा आएंगे, आज उस कन्वेंशन में ओबामा आएंगे। और ओबामा और कैमला हैरिस का ये भी एक लंबी हिस्ट्री है, 20-30 साल पुरानी। लेकिन इसमें इशू ये है कि वो पहले जो है वो सियाह फार्म या नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे, और ये कैमला हैरिस जो है ये अगर प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो ये भी होगा। लेकिन जो बाइडेन है, जो बाहर मुजाहरे हो रहे थे, कन्वेंशन के बाहर मुजाहरे हो रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन ये उतने ज़्यादा नहीं थे कि जो 1968 में हुए थे। 1968 में, यानी जब वो लिंडन जॉनसन थे, तो उस ज़माने में जो है वो लिंडन जॉनसन तो ये वियतनाम वॉर के नज़र हो गए थे, वो इलेक्शन से पीछे हट गए थे। जिस तरह बाइडेन हटे हैं वो भी हट गए थे पीछे, उन्होंने तकरीर की थी टीवी पे आके। और फिर उनके नायब सदर जो थे, कैमला हैरिस वाली पोजीशन थी, उनके नायब सदर ने सदर का इलेक्शन लड़ा था, वो भी डेमोक्रेट थे वो भी, और वो थे हेम्फ्री। तो उस ज़माने के अखबार अगर हम देखें तो निक्सन जीत गए थे। निक्सन इसलिए जीते थे कि बहुत मुजाहरे हो रहे थे, और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन के, जो कि लिंडन जॉनसन हट गए, वो बाइडेन वाली हालत हुई ना कि बाइडेन पीछे हट गए, वाइस प्रेसिडेंट आगे आ गए। तो उस वक्त ये हुआ कि वो जो है वो उस ज़माने के अखबार देखें अगर हम, तो निक्सन ने जनाब निक्सन जीत गए थे। निक्सन थे रिपब्लिकन, यानी निक्सन उस पार्टी के थे जिसके ट्रंप हैं। लेकिन यह है कि वो वियतनाम वॉर खा गई थी। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल इनके साथ खड़े हुए थे आके, वो उनको गोली लग गई रॉबर्ट कैनेडी को, वो 12 एक लंबी कहानी। तो कई लोग इसको उसे मुमासलत दे रहे थे, इतने ज़्यादा वो बहुत वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। वो कन्वेंशन का सत्यानाश हो गया था। 1968 के कन्वेंशन का सत्यानाश हो गया था, और वो सत्यानाश जो हुआ था, पुलिस वो मतलब वहाँ पे वाटर कैनन, ये वो हंगामा, वियतनाम वॉर, और वो उसमें वो पूरा डेमोक्रेटिक कन्वेंशन ही तहलील हो गया था। उसके नतीजे में वो रिपब्लिकन आ गए थे, निक्सन आराम से। अब ये कि कई लोग इसको तशबीह दे रहे थे, लेकिन बहरहाल कैमला हैरिस, वो जो बाइडेन को जेनोसाइड और ये नारे वारे लग रहे थे, तो कैमला हैरिस की प्रो कैमला हैरिस नारेबाजी हो रही थी। अब यह है कि ये उस वक्त सारा हो रहा था जब बाइडेन जो है वो, पता नहीं अमेरिका इस वक्त कौन चला रहा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका कौन चला रहा है। बाइडेन चला रहे हैं। ये प्लीज़ मुझे ये कोई ना कहे कि बाइडेन अमेरिका चला रहे हैं। अमेरिका कौन चला रहा है ये किसी को नहीं पता। तो वो जो है वो बाइडेन ने ऐसे चलते चलते कहा कि ये जो मुआहदा तो साइन हो जाता, इसके हमास की वजह से नहीं हो रहा। उस हमास ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। उसने कहा ये बिल्कुल इनकी यादाश्त हो गई है क्या। हम तो सबसे पहले मान गए थे, ये तो इसराइल की तरफ से कंडीशंस आई थी और ये फिर हमें धोखा दे रहे हैं दोबारा।
उसको फिर आके सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जाहिर है कि यहाँ पे कवर किया, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक्त एक डिफिकल्ट डिप्लोमेसी, मोस्ट डिफिकल्ट डिप्लोमेसी के आप सीज फायर करवाएं, तो जंगबंदी, तो उधर से वो जो है ये आज कायरा में है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर वो कह रहे हैं कि फौज रखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसीलिए कायरा में बात हुई है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है। इनकी जो मुलाकात हुई ना कायरा में, उस मुलाकात की अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें प्रेसिडेंट सीसी बैठे हुए हैं और उसमें बैठे हुए हैं एक तरफ जो है सेक्रेटरी ब्लिंकन बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड भी शख्सियत बैठी है, ये अब्बास कामिल है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस तरफ जो बैठे हैं ना, ये यानी फॉरेन मिनिस्टर सामने बैठे हैं और जो इधर बैठे हैं ना, ये अब्बास कामिल है, ये उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं। ये वो हैं जो कि मुज़ाकरात में इजिप्ट की तरफ से शरीक होते रहे, यानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अच्छा, ये भी मौजूद थे वहाँ पे, और काहिरा जो है वो एक मरकज़ बनने जा रहा है, क्योंकि इसराइल की टीमें आज पहुँच रही हैं, कल वो फाइनल सारा वहाँ पे हो रहा है। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन लेकिन इस दौरान काहिरा में रहेंगे, सॉरी दोहा में रहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरा जब हो रहे हों तो वो वहीं पे हों, इसका रिजल्ट जो भी निकले, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन इसको करवा के ही जाएंगे। उनको इसको ये कत्लेआम बंद करवाए बगैर उनको नहीं जाना चाहिए, या रुकें वो 2 दिन रुकें, 4 दिन रुकें, ये इसको ख़त्म करवा के जाएं। एक दफ़ा एग्रीमेंट ये होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो रशिया और यूक्रेन, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, ये मैप अगर हम दिखा सकें कि ये ऊपर से ये गए जनाब ज़ेलेंस्की साहब, ठीक है, ये साउथ ऑफ रशिया में इन्होंने अटैक किया। रशिया जो है वो आया ईस्ट यूक्रेन, और रशिया ने आके यहाँ से इनको घेर लिया। अब ये जो है ये ट्रैप हो गया है यूक्रेन, ये प्यूटन्स ट्रैप कह लें इसको, प्यूटन ने इनको ट्रैप करके वो फौज अंदर जो है, और वेस्टर्न मुल्क कोई किसी किस्म की दिलचस्पी उनको ज़ेलेंस्की में नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश की है, और ये किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं था कि वो कस के इलाके में वो एक बफर जोन कायम करेंगे। अब ये सारा चल रहा है मामला। उधर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है चाइना में। वियतनाम के प्रेसिडेंट, वियतनाम अमेरिका के रिलेशंस को जरा ध्यान में रखें, 50 साल हो गए हैं वियतनाम से अमेरिका को निकले हुए, लेकिन 30 साल हुए ताल्लुकात अमेरिका और वियतनाम के बाद हुए। तो ये जो है ये वहाँ पर एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वियतनाम और चाइना के दरमियान डिफेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस जो है वो उनके मामलात हो गए हैं। और ये मैं आज रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की, ये आज की रिपोर्ट है। आज से मुराद ये कि 19-20 ये लेटेस्ट, ये 25वीं स्लाइड अगर हम देखें, ये दुनिया का एक बड़ा थिंक टैंक है, जो लोग जानते हैं उनको पता है। वही कह रहे हैं कि एन इंडिस्पेंसिबल अपग्रेड, ये है 19 तारीख को रिलीज हुई है। बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने वाली है। जो लोग भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हैं, इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ें। ये कहते हैं कि जी ये जो यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी ये ऊपर के लेवल पे डिफेंस, क्योंकि दोनों मुल्कों के जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, ठीक है। एक तो चाइना के, आपको पता है ना कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे पहला दौरा वो चाइना का कर रहे हैं, लेकिन असल जो मीटिंग हुई है वो हुई है दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की, और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग में चले गए हैं। अच्छा, इसमें जो आज़रबाईजान ने बाकायदा ब्रिक्स में शामिल होने की दावत दे दी है, दरख्वास्त कर दी है। ये जो प्यूटन आए थे आज़रबाईजान कह रहे हैं ब्रिक्स में जा रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे। मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि पाकिस्तान को जाना चाहिए फौरी तौर पर। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अब फिर वही जंपिंग इन फ्राइपन, वो उधर से यूक्रेन को घेर लिया ये रशिया ने, और इसको अमेरिका की कोई आशीर्वाद नहीं। अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त कि ये मिडल ईस्ट सेटल हो, किसी तरह से मिडल ईस्ट सेटल हो, हुतीज, ईरान, ये हिजबुल्लाह, ये उधर। अब ये जनाब 10 घंटे ट्रेन में, 10 घंटे की ट्रेन है जो पोलैंड से पहुंचेगी कीव। उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के कहने पे वो जाएंगे और जाके जप्पी डालेंगे, और ये उस वक्त डालेंगे जबकि रशिया ने उनको इस बकौल
ये वेस्टर्न थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक डिफीट दे दी है यूक्रेन को, ये घेर लिए। और ये देखें पीस की तरफ अमेरिकन चाह रहे थे कि एक खामोशी से कतर में या अफ्रीकन यूनियन या सऊदी अरेबिया या चाइना कोई भी जान छुड़ाएं इस मुसीबत से, ये जो जंग फैलती जा रही है। और ख़ास तौर पे जब वो जर्मनी कह रहा है कि इसके पीछे यूक्रेनियंस थे, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन और ये सारा, तो उन्होंने कहा जान छोड़ो इससे। जाने से पहले ये डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाएं। और ट्रंप अगर आ गया तो वो फिर पता नहीं यूरोप का क्या हाल बनेगा। तो सब इस वक्त है कि अपने अपने को संभालें। इसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये पहुंच रहे हैं जनाब जेलेंस्की से मिलने 2 घंटे के लिए। 10 घंटे की ट्रेन है, 2 घंटे मिलेंगे, जब भी मारेंगे वापस आ जाएंगे। अमेरिका नहीं खुश होगा। मुझसे आप लिखवा लेंगे अमेरिका सिर्फ उस पार्टी के हाथ में देगा ये मामलात जो पार्टी दोनों फरीकों को बिठाने में कामयाब होगी। देखें, ये इन्होंने कहा था ना ये स्विट्जरलैंड के अंदर कि हम रशियंस को नहीं बुला रहे। स्विट्जरलैंड में कोई भी नहीं गया, पाकिस्तान भी नहीं गया, चाइना भी नहीं गया, सऊदी अरेबिया ने जाके वहां जाके एलामी जारी नहीं हो सका ये जो यूक्रेन पे था। बात यह है कि जब ये कतर दरमियान में है, जब अफ्रीकन यूनियन है, जब बाकी मुल्क हैं सारे, तो या तो ये उन्होंने जाके बुरा भला कोस के कह दिया, ठीक है। कोई भी मुल्क रशिया के साथ इतना करीब नहीं है अदर देन चाइना या नॉर्थ कोरिया या बेलारूस जितना इंडिया है। यानी अगर आप उनके ऑयल के हिसाब से, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से हिस्टोरिकली देखें, और ठीक है कोल्ड वॉर या जो भी, लेकिन मसला ये कि ये जो बात है ना ये बड़ी छोटी बात है। ये वो बात थी जिस पे क्लियरली इनको कह देना चाहिए था कि जी इस वक्त नहीं, ये कोई टाइम है भला।